Hello everyone, I am back with new video and today we will discuss the female reproductive world, that is gynoecium or carpel, which is also known as megasporophyll because it's again a leaf modified for this purpose. That means कि the leaf modified into a carpel and the carpel consists of three components. So carpel mainly consists of three components. Okay, or the gynoecium consists of the three components, that is stigma, style and the ovary part. Okay, so these three components are very important as the female reproductive world: stigma, style and ovary. Okay, so this is a single carpel, so we called it as a female reproductive world or gynoecium world or gynoecium. Clear na? तो gynoecium consists of stigma, style and ovary. Now a gynoecium may consist of single carpel. जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इफ इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्पल देन वी कॉल्ड इट एज अ मोनोकार्पिलरी. तो मोनो मीन्स वन एंड कार्पिलरी मतलब कार्पल. तो अगर गाइनोशियम में सिंगल कार्पल है देन वी कॉल्ड इट एज मोनोकार्पिलरी. क्लियर ना? एंड इफ गाइनोशियम कंसिस्ट मोर देन वन कार्पल, फॉर एग्जाम्पल one stigma, style and ovary, then again one stigma, style and ovary, and again so ये जो कंडीशन है that condition represents multicarpillary. Okay, तो multicarpillary and monocarpillary are the two conditions. आप एक एग्जाम्पल भी लर्न कर सकते हैं फ्रॉम द मोनोकार्पिलरी, दैट इज मैंगो, क्योंकि मैंगो कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्पल, एंड मल्टी कार्पिलरी एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी. क्लियर ना? सो अभी सिर्फ एक चीज हम लोगों ने कवर की है, दैट गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्पल और मल्टी कार्पल. ओके, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन कार्पल. अब एक चीज दिमाग में आती है, अगर गाइनोशियम में एक से ज्यादा कार्पल होंगे, एक से ज्यादा कार्पल होने का मतलब क्या हो सकता है कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, देन अगेन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. इट मीन्स कि अगर नंबर ऑफ कार्पल है तो नंबर ऑफ स्टिग्मा, नंबर ऑफ स्टाइल हो सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि नंबर ऑफ ओवरी भी हो. मेरी बात समझ में आ रही है ना? फॉर एग्जाम्पल इस कंडीशन में ओवरी जो है वो आइसोलेटेड है, यानी इस कंडीशन में आपको 3 ओवरीज दिख रही हैं. तो इस कंडीशन में ओवरीज जो है वो फ्री है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज एपोकार्पस व्हेन द ओवरी इज फ्री. ओके, अगर ओवरी फ्यूज्ड हो, फ्यूज्ड की कंडीशन में क्या होगा? स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, स्टिग्मा होगा, ओके, स्टाइल होगा, स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, बट ये एक ही ओवरी को शेयर करेगा. बात समझ में आ रही है ना आपको? तो ये जो कंडीशन आपको दिख रही है, दिस इज एपोकार्पस, एंड इस कंडीशन को बोलते हैं सिंकार्पस. क्लियर ना? तो एपोकार्पस एंड सिंकार्पस वाली कंडीशन में क्या होगा? ये सिर्फ मल्टी कार्पिलरी का एग्जाम्पल बनेगा या कैटेगरी बनेगी, नॉट एग्जाम्पल्स. तो एपोकार्पस में क्या होगा? एपोकार्पस में सेकेंड वन इज सिंकार्पस. तो एपोकार्पस में कंडीशन क्या बनेगी कि एपोकार्पस में ओवरीज जो है वो फ्री रहेंगी. ओके, ओवरीज फ्री, एंड सिंकार्पस में ओवरीज फ्यूज्ड रहेंगे. ओके, मतलब
नंबर ऑफ स्टिग्मा, नंबर ऑफ स्टाइल, बट ओवरी रिमेन्स ओनली वन। बात समझ में आ गई आपको ना? तो दीज फोर टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोकार्पिलरली, मल्टीकार्पिलरली एंड मल्टीकार्पिलरली कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट टाइप्स, एपोकार्पस एंड सिंकार्पस। अब एक और कंडीशन क्या बनती है अगर हम स्टिग्मा की बात करें, तो स्टिग्मा एक्ट एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो लेट्स अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ stigma, style and ovary, okay, because these three components are very important and इसमें भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है द नंबर ऑफ ओव्यूल। अब स्टिग्मा का जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज नोन एज द sac like structure or bilobed structure. It is really a lobed structure, not bilobed. तो sac और lobed structure and act as a landing platform for the pollen grain. Platform for pollen grains. So to trap the pollen grains, to resist the pollen grains, stigma must be feathery and sticky. Okay. So it is feathery and sticky to trap the pollen grain. Clear now? Now the second component is style, and style is a long stalk-like structure, long stalk, which encourage or which adjust or which supports the stigma part. Okay. It supports the stigma, and one more important thing, that style connects the stigma with ovary. Okay, so it connects stigma with ovary. Clear? Up the third component is ovary, the swollen basal part. Okay, so it is the basal part, and again it's a swollen part because the entire fertilization takes place in the ovary part. So it is swollen and basal part, and it consists of female gametophyte, that is ovule. So contains female gametophyte, that is ovule. अब इस पे भी एक क्वेश्चन क्या बनता है, that ovary may consist of single ovule or it may consist of multiple ovule. तो ये जो ovule है इसमें भी टू कैटेगरीज बन जाती है। सिंगल ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल में यू कैन पिक द एग्जांपल ऑफ मैंगो, ओके, एंड मल्टीपल ओव्यूल, तो मल्टीपल ओव्यूल इंक्लूड्स द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्चिड्स, पपाया एंड एटसेट्रा। ओके, इट मीन्स कि मल्टीपल ओव्यूल का मतलब समझ में आ रहा है ना, ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, एंड सिंगल ओव्यूल में सिर्फ एक ही फीमेल गैमेटोफाइट या एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे the development of female gametophyte, okay, that is megasporangium, and megasporangium बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना आपने मेल में माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा है और उसका स्ट्रक्चर को आपने समझा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, देन सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीसियम, देन 2 to 3 लेयर्स फॉर्मिंग मिडिल लेयर, तो वो सारे स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में उसका अपना अच्छा खासा वेटेज है। फीमेल में भी मेगास्पोरेंजियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस मेगास्पोरेंजियम को बहुत डिटेल में आपको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, तो बिल्कुल फोकस्ड रहना है क्योंकि बहुत इजीली मैं ये चीज आपको समझाने वाला हूं। तो मेगास्पोरेंजियम, ओके, तो मेगास्पोरेंजियम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल, ओके, इट अराइजेस फ्रॉम द ओवरी पार्ट। अब सपोज ये जो पोर्शन है, दिस इज द
इनर लाइनिंग ऑफ ओवरी। ओके, बात बहुत ध्यान से आपको समझना है स्टेप बाय स्टेप, देन द टॉपिक विल बी वेरी इजी। सो दिस इज द इनर लाइनिंग ऑफ ओवरी। मैं हाफ ही शो कर रहा हूं क्योंकि हम लोग को ओव्यूल का कंप्लीट डेवलपमेंट समझना है। ओके, एंड दैट ओवरी इज लाइन्ड बाय प्लेसेंटा। ओके, तो अभी सिर्फ हम लोगों ने दो चीजें देखी है ना इसमें, एक ओवरी पार्ट और एक प्लेसेंटा, एंड द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन, बट वो इतना इंपॉर्टेंट अभी यहां पे नहीं है, तो हम लोग प्लेसेंटा से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, तो प्लेसेंटा से एक स्मॉल प्रोजेक्शन स्टार्ट होगा, एक स्मॉल प्रोजेक्शन या स्मॉल प्रोटूबरेंस अराइज होगा, एंड दैट स्मॉल प्रोजेक्शन इज नोन एज मेगास्पोरोफिल प्राइमोडियम। तो दैट projection is known as megasporophyll primordium. अब why it is known as primordium? Because it's a primary growth, and growth originates from the placenta, start from the placenta होगा, ये आपको याद रखना है। अब ये जो small projection है, small protuberance है, it consists of mass of meristematic cells। तो ये meristematic cells present है इसमें, तो इसको भी हम लोग मेंशन कर ले। इट कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, एंड ये चीज तो आप जानते हो ना, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल है मींस ये डिवाइडिंग सेल है, तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगी, एंड मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से क्या होगा, इट इनलार्जेस, और इनलार्ज होने के बाद इट forms the stalk portion। ओके, तो इट enlarges first, तो enlarge होने के बाद ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये स्टॉक, दैट स्टॉक विल बिकम, ये कंप्लीट स्टॉक जो है, दैट स्टॉक विल बिकम फ्यूनिकल। क्लियर ना? अब इस मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से क्या होगा, इस मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से देखिए सेल्स जो हैं वो ग्रो करते जाएंगे, और इस पर्टिकुलर पार्ट पे मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मैं अभी अमाउंट कम शो कर रहा हूं क्योंकि अभी पूरा डायग्राम हम लोग को कवर करना है। तो सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट थी यहां पे ना, कि ये जो स्टॉक था जो अराइज हुआ था फ्रॉम द cavity of ovary on the placenta, which is known as megasporophyll primordium, it consists of mass of meristematic cell. So due to meristematic activity it enlarges and finally differentiate into a mass of parenchyma, which is known as nucellus. So this is mass of parenchyma known as nucellus। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है आपको ना? एंड न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस क्या है? न्यूक्लियस से अराइज होता है इंटीग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल, मींस द कवरिंग ऑफ ओव्यूल अराइजेस फ्रॉम द मास ऑफ पैरेन्काइमा और फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, तो बेस ऑफ न्यूक्लियस से ये स्टार्ट होगा, तो इसे ओके इस तरह से ये बेस ऑफ द न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा, ओके तो ये जो कवरिंग्स दिख रही है ना आपको, ये और ये जो दो कवरिंग्स है, दीज आर नोन एज, ओके वेट, तो दीज कवरिंग आर नोन एज इंटीग्यूमेंट्स। ओके, तो ये इंटीग्यूमेंट्स जो है, ये जो कवरिंग है एज अ आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट, they arises from the base of nucellus। तो स्टेप्स कितना इजी था ना, पहले एक स्मॉल प्रोजेक्शन स्टार्ट हुआ फ्रॉम द ओवरी,
दैट इज मेगास्पोरोफिल प्राइमोडियम, एंड इसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हुई और ये इनलार्ज होता गया और एक स्टॉक का फॉर्मेशन हुआ, एंड फाइनली एक स्टेज पे आके ये डिफरेंशिएट हो गया इनटू मास ऑफ पैरेन्काइमा विच इज नोन एज न्यूसिलस। अब ये आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले न्यूसिलस बनेगा एंड न्यूसिलस के बाद इंटीग्यूमेंट्स बनेंगे, क्योंकि इंटीग्यूमेंट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द न्यूसिलस। बात समझ में आ रही है ना? और इंटीग्यूमेंट अराइज होने के बाद इट कंप्लीटली कवर्स द बॉडी ऑफ ओव्यूल, क्योंकि ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दिस इज नोन एज बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड इट सराउंड्स द ओव्यूल। ये पूरी बॉडी को सराउंड कर रहा है ना, लिविंग ए नैरो स्पेस एंड दैट स्पेस इज नोन एज माइक्रोपाइल एंड द एंड ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल, इसके ऑपोजिट कौन सा एंड है? ये वाला, एंड दैट एंड इज नोन एज चैलेजा। क्लियर ना? तो इंटीग्यूमेंट्स का फॉर्मेशन हो चुका है और इंटरनली यहां पे मास ऑफ पैरेन्काइमा और न्यूसिलस बचा हुआ है। ओके, और इंटीग्यूमेंट सराउंड करने के बाद एक नैरो स्पेस लिव कर रहा है, दैट स्पेस इज माइक्रोपाइल एंड द एंड ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल इज नोन एज चैलेजा। अब होगा क्या, जैसे ही कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होगा तो एक जंक्शन बनेगा बिटवीन द बॉडी ऑफ एन ओव्यूल एंड द स्टॉक, and this junction is known as hilum। क्लियर ना? तो अब इस कंपोनेंट्स को एक बार फिर आप समझ ले। स्टॉक विच इज नोन एज फ्यूनिकल, देन कंप्लीट कवरिंग्स आर नोन एज इंटीग्यूमेंट्स, आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स, एंड इट सराउंड्स द बॉडी ऑफ एन ओव्यूल। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज बॉडी ऑफ एन ओव्यूल। ओके, एंड फाइनली it leave a narrow space that is micropyle and the end opposite to micropyle is known as chalaza, and when it surrounds the body of an ovule it leave or it forms a junction and that junction is known as hilum। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखिए अब होगा क्या, अगर अब आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट्स को हम एज अ आउटर और इनर कवरिंग माने, मतलब बहुत सिंपल सा है। अब इसी आउटर इंटीग्यूमेंट्स को हम एपिडर्मिस मान के चलेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका एपिडर्मिस। बहुत ध्यान से समझना है इस पॉइंट को। तो आउटर वन इज एपिडर्मिस, क्लियर ना? एंड इट डिफरेंशिएट्स द इनर लेयर और द लेयर इनर टू एपिडर्मिस एंड दैट लेयर इज नोन एज हाइपोडर्मिस। तो ये जो लेयर है दिस लेयर इज नोन एज हाइपोडर्मिस। मैं कंप्लीटली ड्रॉ नहीं कर रहा हूं बट आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये कंप्लीट आउटर कवरिंग जो है दिस इज एपिडर्मिस एंड एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस का कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहां पे भी सेम है कि सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगा एंड डेंस साइटोप्लाज्म होगा, एंड हाइपोडर्मिस secretes an archosporial layer, sorry, it converts into archosporial layer and differentiates archosporial cell। so this is, sorry, यहीं पे secrete होगा पहले, तो this is archosporial cell। बात समझ में आ रही है? मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूं। एपिडर्मिस ने डिफरेंशिएट किया था हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस transformed into archosporial layer, the same layer get transformed into archosporial layer and that archosporial layer differentiate archosporial cell। so this is archosporial cell and that cell undergoes mitosis। यानी इसमें माइटोसिस करेंगे तो क्या होगा, जब इसमें माइटोसिस होगा तो इनर की तरफ जो सेल बनेगा इसको बोलेंगे हम स्पोरोजिनस सेल। ओके, ये जो बनेगा सेल ये बनेगा स्पोरोजिनस सेल, और आउटर की तरफ जो बनेगा वो बनेगा प्राइमरी। यहां पे जो सेल बनेगा
ये बनेगा प्राइमरी वॉल सेल। क्लियर है यहां तक? तो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब ये जो इनर पोर्शन पे सेल है, स्पोरोजिनस सेल, इसको हम लेके जाएंगे आगे फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के लिए। ओके